नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह टीजीटी पीजीटी के भूगोल प्रश्नोत्तरी का 23वां क्लास है और आपने पता है कि इस सेशन में हम देखते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के विभिन्न सारे एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको भी हम देखते हैं चैप्टर वाइज। तो आज का जो चैप्टर है वो है कृषि एवं फसलें। तो हम देखेंगे कृषि और फसलों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको हम दो पार्ट में लेकर आए हैं, जिसका कि यह पहला पार्ट है। तो अभी भी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2021 पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ की जो आपका सही ऑप्शन होता है डी होता है महाराष्ट्र। इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है। इसके पश्चात गुजरात एवं तेलंगाना क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में संपूर्ण भारत का लगभग 27.10% कपास उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर जैसा कि पिछले क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया कि भारत का 27.10% कपास का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। इस प्रकार से आपका शीर्ष स्थान पे महाराष्ट्र, इसके एक्सप्लेन में भी वही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। ऑप्शन है आपका ए अहमद, एम शफी, पी सेनगुप्ता या एम एस स्वामीनाथन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, पी सेनगुप्ता। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो पी सेनगुप्ता ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। उन्होंने अपना वर्गीकरण वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड या महाराष्ट्र। तो अगर कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे विकसित जो राज्य है वो है पंजाब है, क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ पर जो कृषि होती है वह आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से होती है। इस प्रकार से कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक आपका विकसित राज्य पंजाब होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य पंजाब है। पंजाब में कृषि अवसंरचना तथा आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से ही कृषि अधिक प्रगति है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में था। अब यहाँ पे कारण क्या है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। तो ये बिल्कुल सही है आपका। और दूसरा कह रहा है कारण कि इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं भी मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपका कारण भी सही है। तो हम देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये यहां पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपजों में कौन भारत में प्रायः निर्यात नहीं होता है। ऑप्शन है दालें, चावल, चीनी या गेहूं। तो सामान्यतः अगर माना जाए तो भारत लगभग इन तीनों मतलब चारों का निर्यात नहीं करता है, लेकिन कुछ मात्रा में दालों का निर्यात भारत करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका दाल हो जाएगा। जैसा कि एक्सप्लेन में यहाँ पे दिया गया है कि भारत सभी चीज का निर्यात करता है और उपयुक्त चारों में से दालों का भारत सबसे कम निर्यात करता है। अतः निकट विकल्प के रूप में आपका दाल क्या हो जाएगा, सही। तो मतलब कि इनमें से दाल का ही निर्यात ठीक है नॉर्मल रूप से हल्का फुल्का कर लेता है। तो जो निकट विकल्प के अनुसार देखा जाए तो दाल आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2020-21 में अधिकतम खाद्यान्न का उत्पादन किया। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो यहां पर सही ऑप्शन होता है डी, उत्तर प्रदेश ने ठीक है 20-21 में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया। एक्सप्लेन देखते हैं। तो वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादक में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो आपका है कि भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों की उपज से कम है। अगला कह रहा है कि हरित क्रांति से हमारा तात्पर्य पृथ्वी को हरी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई क्रांति। बिल्कुल गलत है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन से था। अगला है जोतों पर सीमा से हमारा अर्थ जोत का न्यूनतम आकार है, जो कि एक कृषि परिवार के अवश्य होना चाहिए। ये भी आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि सरकार की कृषि मूल्य नीति से सीमांत किसान बहुत अधिक लाभान्वित होते हैं। तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि आपका ए वाला ऑप्शन सही है कि भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों की उपज से कम है। एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो दिए गए कथनों में ए सही है, क्योंकि विश्व में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज औसत भारत की अपेक्षा 30% अधिक है।
इस प्रकार से विश्व में भारत के अपेक्षा चावल की 60% और बाजरा की 80% और आलू की 60% और मक्का की 140% और कपास की 25% औसत प्रति हेक्टेयर उपज है अन्य देशों में भारत की अपेक्षा में। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल की अवधि क्या है? तो आपका है जून अक्टूबर, अप्रैल जून, अक्टूबर दिसंबर या जनवरी अप्रैल। तो यहाँ पे खरीफ के बारे में पूछा है, तो खरीफ की जो फसल होती है वो जून से अक्टूबर के बीच में बेसिक तौर पे जो साग सब्जियां बोई जाती हैं वो आपका बेसिक तौर पे आपका होता है कि जून से अक्टूबर के मध्य होता है। और आपका जो धान का फसल होता है, ठीक है, जायद के फसल के बाद का जो आपका होता है, साग सब्जियों के फसल के बाद का जो फसल होता है वो खरीफ का होता है। और इसमें प्रमुख जो फसल होता है वो होता है धान। अब इसमें देख लेते हैं, तो भारत में वर्ष में 3 फसलें पैदा की जाती हैं। पहला रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक चलती है, उसके बाद जायद की फसल होती है जो मार्च से जुलाई तक चलती है, और खरीफ की फसल जो होती है वो जून से जुलाई के मध्य होती है, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होती है। अगला क्वेश्चन है गंगा के निचले मैदान जहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है के लिए निम्नलिखित फसल उद्गमों में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर बेसिक तौर पे कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया उस प्रकार से हमें ऐसे फसलों को लेना है जिन्हें अत्याधिक मतलब कि जल की आवश्यकता होती है। तो इनमें से आप देख पाओगे कि जो धान और जूट हैं, धान और जूट जो हैं, ठीक है, इन्हें अत्याधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया है कि पंजाब को हरित क्रांति में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई, और कारक में दिया है कारण में कि यहाँ बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों से नियमित सस्ते श्रम की आपूर्ति होती रही। तो यहाँ पर ये आपका कारण जो है वो तो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिक तौर पे आपका जो हरित क्रांति था वो श्रम आधारित नहीं था, वो आधुनिक तकनीकियों पर आधारित था, तो श्रम की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं थी। हाँ, हरित क्रांति पंजाब में सफल हुई। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे सी वाला ऑप्शन क्या आपका सही है कि ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर विलियम गॉड, या डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, या डॉक्टर स्वरूप सिंह, या डॉक्टर रिचर्ड बैडफील्ड। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो सबसे पहले, ठीक है, हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया था वो क्या था? डॉक्टर विलियम गॉड, और इसे व्यापक तौर पर, ठीक है, बोरलॉग ने फैलाया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने प्रयोग किया था, तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर विलियम गॉड का नाम लेंगे, वही यहाँ पर लिखा गया है। अगला है कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है हरी खादों का प्रयोग, अधिक फसल का उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, या हरित वनस्पतियां। तो हरित क्रांति का बेसिक सा जो अभिप्राय है वह है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। एक्सप्लेन में देखते हैं, तो हरित क्रांति से अभिप्राय उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादक दोनों में वृद्धि करने से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में हुई। यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत में, दूसरा है आपका कि मध्यवर्ती भारत में, तीसरा है आपका भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में, और चौथा है आपका पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में। तो जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन तो वहाँ पे लिखा गया था कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल थी। एक्सप्लेन देखते हैं, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के मध्य हुई थी। इसके माध्यम से उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही। अन्य पहलुओं की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के पिता जो हैं डॉक्टर एम एन स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति में जो फसल मुख्य रूप से लिया गया था मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया था। तो ये भी आपके तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि समान रूप से फैक्चुअल रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से बिल्कुल सही है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से ये भी सही है। श्याम क्रांति जिसे हम लोग काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं, काली या श्याम, तो यह लौह उत्पादन से नहीं है, किससे है? आपका पेट्रोलियम से है, पेट्रोलियम से है। तो इस प्रकार से, और नीली क्रांति मछली उत्पादन से, तो ये भी सही है। तो पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका सी वाला युग्म सही नहीं है, क्योंकि श्याम क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उसी प्रकार से है, तो आपका हरित क्रांति खाद्यान्न से बिल्कुल सही है।
अगला है नीली क्रांति मछली उत्पादन से, ये भी सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ये भी सही है। पीली क्रांति इस्पात उत्पादन से, तो ये गलत है क्योंकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे, मछली पालन से। नीली क्रांति का संबंध आपका मछली पालन से, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किससे, तो पीली क्रांति का संबंध किससे, तिलहन से। ठीक है, मत्स्य पालन नीली क्रांति है। दूध क्रांति जो है आपका श्वेत क्रांति से इसका संबंध है। ठीक है, श्वेत क्रांति आपका दूध है। अगला है निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं, मतलब कि निम्नलिखित में से कृषि क्रांति संबंधित कौन सा नहीं है। ऑप्शन है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं, तो श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित है। इस प्रकार से सभी के सभी संबंधित है। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है जिसका संबंध कृषि क्रांति से नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आपका तिलहन, चावल, गेहूं और दाल। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होता है ए कि तिलहन जो है भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। केंद्र प्रायोजित इस मिशन का प्रारंभ 2007 में किया गया था। मतलब कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2007 में हुई थी और इसमें तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि असम में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पोडू, झूम, डाप्या या पोनम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी कि असम में ठीक है स्थानांतरण कृषि को झूम के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेन में देखते हैं तो विश्व के अनेक भागों में स्थानांतरण कृषि की जाती है। भारत में कई राज्यों में यह व्यवस्था मौजूद है और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत या असम सहित, बेवर जो है या दैया ये बुंदेलखंड संभाग में, दीपा जो है बस्तर जिला यानी कि छत्तीसगढ़ में, जारा तथा एरका जो है दक्षिण भारत राज्य में बोला जाता है, बत्रा वालरे या वाल्टेरे जो होता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोड या पेड़ा आंध्र प्रदेश में, कुमारी जो होता है केरल के पश्चिमी घाटी पर्वतीय क्षेत्र में, और पामाडाबी, कोमना और बरीगा जो होता है ओडिशा राज्य में धूम खेती को इन्हीं नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कथन और कारक दिया और उस पर विचार करना है। तो आपका है कि ए किस कथन जो कह रहा है कि सभ्य देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन बहुत ही निम्न स्तर का है, और दूसरा कह रहा है आपका कि भारत में उन सभी कारकों एवं साधनों का अभाव है जिनमें मानव जीवन की सार्थकता, उद्देश्य एवं जीवंतता की संपूर्ति हो सके। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लगभग भारत में वो सारी चीजें हैं, ठीक है, जिससे कि एक मानव जीवन अपना एक सभ्य जीवन बना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभाव है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अन्य सभ्य देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। तो ये सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि उत्तर भारत में मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो यह आपका बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाती है घटती हुई जाती है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन आपका क्या होता है कि सही होता है। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। लेकिन अब यहाँ पूछा है कि कथन और कारण का स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे कि यहाँ पे गेहूं उत्पादन तो है लेकिन इसका वर्षा से कोई लेना, हाँ यहाँ पे अगर ये रहता धान अगर रहता तो समझ में आता। तो इस प्रकार से ए वाला मतलब कथन तथा कारक दोनों सही है, परंतु कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है क्योंकि वर्षा से गेहूं के उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका गुजरात, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी कि केरल को मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। केरल में लगभग 3000 ईसा पूर्व से इन मसालों का प्रमुख निर्यात रहा है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार मसालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। इसके पश्चात क्रम से गुजरात एवं राजस्थान का स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन है गंगा सिंधु का मैदान, कृष्णा गोदावरी का मैदान या
केरल, तमिलनाडु का मैदान या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जिस प्रकार से ऑप्शन दिया प्रश्न के अनुसार आपका होता है कृष्णा गोदावरी के मैदान को दक्षिण भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसे हम लोग महानदी बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के सेंस में कृष्णा गोदावरी का मैदान आ जाता है धान के कटोरा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन में को अत्याधिक धान उत्पादन के कारण धान का कटोरा की संख्या दी गई है। यहाँ वर्ष में कम से कम 2 बार धान की फसल उगाई जाती है, जिसके लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता कृष्णा गोदावरी एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो बिल्कुल सही है, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है, उसके बाद बिहार, फिर उत्तर प्रदेश है। और दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल भारत का प्रमुख उत्पादक चावल उत्पादक राज्य है। तो आपका ठीक है आर भी सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए और आर दोनों का जो है मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की जो करता है सही व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। अगला है कि भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए पश्चिम बंगाल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपके शीर्ष चावल उत्पादक राज्य हैं तो पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो पहले स्थान पे आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब। तो यहाँ पर आपका है कि सही उत्तर होता है बी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो कृषि मंत्रालय के आंकड़ों वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 177.67 मिलियन टन गन्ना उत्पादित किया गया, जो संपूर्ण भारत का 44.50% है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में गन्ने के उत्पादन में घटते 4 राज्यों को लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले स्थान पे आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पहले स्थान पे यूपी, उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरे स्थान पे आपका कर्नाटक और चौथे स्थान पे आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि बी वाला ऑप्शन सही होता है कि आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो हालांकि जो नियरेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, नियरेस्ट ऑप्शन जो है आप इसी में देख पाओगे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे आपका कर्नाटक और तमिलनाडु आ जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो ये आपका होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि नियरेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बी वाले को सही कर पाते हैं। तो दोस्तों ये आपके कृषि और फसलों से पूछे गए क्वेश्चन का ठीक पहला सेशन रहा। दूसरे सेशन में हम बाकी सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके विभिन्न सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।